तो पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, शेड्यूलिंग, सीपीयू शेड्यूलिंग। ओके, तो प्रीवियसली मैंने सीपीयू शेड्यूलिंग का कंसेप्ट बताया था। तो आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स। तो शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स बहुत सारी होती हैं, बट आज के लेक्चर में हम पहली शेड्यूलिंग एल्गोरिथम डिस्कस करेंगे, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। तो अगर हम शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स की बात करें तो शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, पहले तो शेड्यूलिंग को थोड़ा सा हम रिमाइंड कर लेते हैं कि शेड्यूलिंग क्या है। सीपीयू शेड्यूलिंग के मेमोरी में बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं और सीपीयू स्विचेस फ्रॉम वन प्रोसेस टू अनदर प्रोसेस। ये ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है कि अलग अलग टाइम पर कितनी कितनी देर के लिए किस प्रोसेस को सीपीयू प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है, प्रोवाइडिंग द सीपीयू टू डिफरेंट प्रोसेसेस existing inside the memory, main memory. This is the scheduling. Okay, so scheduling algorithm हमारी बहुत सारी होती है। तो उनमें से जो डिफरेंट शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है, जैसे FCFS है, दिस मींस फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। दूसरी है SJF, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। फिर राउंड रॉबिन, प्रायोरिटी बेस्ड। तो एक एक लेक्चर में हम एक एक एल्गोरिथम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो शेड्यूलिंग का जो शेड्यूलिंग का मेन मोटिव ये है, शेड्यूलिंग एल्गोरिथम का या शेड्यूलिंग का, कि जो सीपीयू का मैनेजमेंट है टुवर्ड्स डिफरेंट प्रोसेसेस, दैट शुड बी प्रॉपर सो दैट द सिस्टम परफॉर्मेंस विल बी इम्प्रूव। तो हम पहली एल्गोरिथम FCFS डिस्कस कर रहे हैं, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। तो उस पे आते हैं, ठीक है। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, FCFS, दिस मीन्स के मेमोरी में जो प्रोसेस पहले आया उसको सीपीयू पहले मिलेगा। ये एक तरह से क्या है कि जो फीफो तुमने पढ़ा है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो क्यू पढ़ा है, फीफो क्यू, दिस इज सिमिलर टू दैट। तो ये जो प्रोसेसेस आते जाएंगे वो क्यू में अटैच होते जाएंगे और जो सबसे फ्रंट में होगा प्रोसेस, जो सबसे पहले आया होगा, उसको सीपीयू सबसे पहले मिल जाएगा। मीनिंग क्या है कि मेमोरी में बहुत सारे प्रोसेसर्स हैं, तो प्रोसेसर्स किस मतलब सीपीयू किस प्रोसेसर को किस ऑर्डर में मिलेगा, ये हमारे एल्गोरिथम, शेड्यूलिंग एल्गोरिथम का टास्क है। शेड्यूलिंग एल्गोरिथम क्या डिसाइड करेगा कि जो मेमोरी में प्रोसेसेस हैं उनको सीपीयू किस ऑर्डर में, किस तरीके से और कितनी देर के लिए मिलेगा। तो पहला हमारा जो शेड्यूलिंग एल्गोरिथम डिस्कस कर रहे हैं, FCFS, इसमें ऑब्वियसली कि जिस ऑर्डर में सीपीयू आएगा, वो सॉरी प्रोसेसेस आएंगे मेमोरी में, उसी ऑर्डर में सीपीयू उनको मिलता जाएगा, ठीक है। तो इसको हम समझेंगे एक न्यूमेरिकल एग्जांपल के थ्रू। सपोज करो 3 प्रोसेस हैं मेमोरी में और उनका बर्स्ट टाइम है 24, 3 and 3 यूनिट, ठीक है। इसको जरूरी नहीं है सेकेंड्स में ही हो, मिली सेकेंड में भी हो सकते हैं टाइम। तो अब यहाँ पे क्या है, बर्स्ट टाइम मीन्स क्या है कि जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट होने के लिए कितना टाइम चाहिए। बर्स्ट टाइम मीन्स व्हाट, हाउ
Actually, what is the time needed for a process to complete its execution? तो P1 को कंप्लीट होने के लिए 24 चाहिए, P2 को 3 एंड P3 को भी 3 यूनिट टाइम चाहिए। ओके, तो अब इसमें क्या है कि जो न्यूमेरिकल एग्जाम्पल तुम्हारे उसमें एग्जाम में जनरली आता है, तो इसमें हम फाइंड करते हैं इसका वेटिंग टाइम और टर्न अराउंड टाइम। वेटिंग टाइम से हमारा मतलब है कि इंडिविजुअल प्रोसेस को कितनी देर वेट करना पड़ा आने से लेके और इसके कंप्लीशन तक। जब ये मेमोरी में आया और जब कंप्लीट हुआ तो इसको कितनी देर मेमोरी में वेट करना पड़ा। और टर्न अराउंड टाइम जो है वो क्या है कि कब मेमोरी में आया और कब कंप्लीट हुआ इसका एग्जीक्यूशन, टोटल टाइम टेकन। तो इसी एग्जाम्पल्स के साथ हम प्रोसीड करते हैं आगे। तो दिस इज द गैंट चार्ट। इसका जो चार्ट हम बनाया कि 0 सेकेंड पर, मतलब कि यहाँ एज्यूम है कि P1 24 सेकेंड, P1 पहले आया, इसको 24 यूनिट तक चलेगा। P2 को 3 यूनिट बर्स्ट टाइम चाहिए, जैसे यहाँ है। P1 को 24 चाहिए, तो 0 से 24 तक P1 चलेगा। फिर P2 को 3 यूनिट चाहिए, तो 24 से 27 तक P2 चलेगा। फिर P3 को 3 यूनिट, तो 27 से 30 तक P3 चलेगा। ठीक है, ये इसका गैंट चार्ट है। अब इसके बेसिस पर हम कुछ इसमें डेटा फाइंड करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो अगर हम ये देखें कि वेटिंग टाइम P1 के लिए कितना है, हम एज्यूम करते हैं कि ये एक साथ मेमोरी में आएगा, तीनों प्रोसेस मेमोरी में एक साथ आएगा। तो P1 को कितना वेट करना पड़ा, P2 को कितना वेट करना पड़ा और P3 को। तो P1 के लिए अगर वेटिंग टाइम निकाले हम, तो P1 के लिए वेटिंग टाइम क्या है, 0 यूनिट है, क्योंकि P1 जैसे ही मेमोरी में आया वैसे ही इसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो गया और 24 सेकेंड पर P1 का एग्जीक्यूशन फिनिश हो गया। फिर P2 के लिए वेट टाइम अगर हम बात करें P2 के लिए, तो इसको 24 सेकेंड तक वेट करना पड़ा ना CPU के लिए। तो P2 के लिए वेट टाइम होगा 24। इसी तरह P3 के लिए वेट टाइम होगा 27, क्योंकि 27 तक वेट करता रहा P3। P3 27 यूनिट तक वेट करता रहा, तो इसका वेट टाइम 27 है। P2 का 24 है और P1 का 0 है। जैसे ही आया वैसे ही स्टार्ट हो गया इसका एक्सक्यूशन। तो इस तरह देखो, P1 का वेट टाइम 0, P2 का 24, P3 का 27। और एवरेज वेट टाइम अगर हम निकालें CPU के लिए, मतलब प्रोसेस इस पर्टिकुलर मूवमेंट के लिए, तो एवरेज वेट टाइम हमारा जो होगा, एवरेज वेट टाइम होगा 17। 0 plus 24 plus 27 divided by 3. This will be the average wait time. ठीक है? So I think the concept behind finding the wait time will be clear. Any doubt? तो वेट टाइम हमने कैलकुलेट कर लिया, अब कैलकुलेट करेंगे टर्न अराउंड टाइम। तो अब हम कैलकुलेट करेंगे टर्न अराउंड टाइम।
तो टर्न अराउंड टाइम कैसे निकलेगा, इस चार्ट से अगर हम देखें तो टर्न अराउंड टाइम बेसिकली क्या है कि जब प्रोसेस मेमोरी में आया और जब इसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हुआ। तो P1 के लिए जो टर्न अराउंड टाइम होगा वो 24 सेकेंड होगा। P1 के लिए टर्न अराउंड टाइम विल बी 24, क्योंकि ये 0 सेकेंड पर आया और कंप्लीट हुआ 24 सेकेंड पर। इसी तरह P2 के लिए टर्न अराउंड टाइम होगा, P2 के लिए वो होगा 27, 0 पर आया 27 पर कंप्लीट हुआ। और P3 के लिए टर्न अराउंड टाइम होगा TAT, टर्न अराउंड टाइम P3 के लिए होगा 30, 0 पर आया 30 पर फिनिश हुआ। तो इसको हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, टर्न अराउंड टाइम TAT P1 के लिए 24 है, P2 के लिए 27, P3 के लिए 30। तो एवरेज अगर टर्न अराउंड टाइम हम देखें तो इट विल बी एवरेज टर्न अराउंड टाइम, तीनों को डिवाइड ऐड करके डिवाइड कर देंगे। ये जो एवरेज टर्न अराउंड टाइम कैसे निकलेगा, 24 प्लस 27 प्लस 30 डिवाइडेड बाई 3। इससे ये हमारा एवरेज टर्न अराउंड टाइम निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब सपोज करो कि जो प्रोसेसेस मेमोरी में आए थे वो हमने अज्यूम किया था कि पहले P1 आया, फिर P2 आया, फिर P3 आए। ठीक है, तो सपोज करो कि जो प्रोसेसेस का ऑर्डर है, प्रोसेसेस का अराइवल है मेमोरी में, वो इस तरह है, पहले P2 आया, फिर P3 आया, प्लस P1 आया। तो इसका चार्ट ये बनेगा। आई थिंक ये चार्ट क्लियर है। लास्ट में 3 अकेला दिख रहा है, एक्चुअली ये 30 है, लास्ट में ये 30 है। ओके, तो अब चार्ट ऐसे बनेगा। तो अब अगर हम वेट टाइम निकालें, इस डायग्राम से क्या शो हो रहा है कि P1 पहले आया, फिर P2 आया, फिर P2 पहले आया, फिर P3 आया, फिर P1 आया, और तीनों का जो CPU बर्स्ट टाइम है वो हम वही मान के चलते हैं जो पहले था। P2 के लिए 3 था, P3 के लिए 3 था और P1 के लिए 24 था। तो हम वही मान के चलते हैं कि जो इसको बर्स्ट टाइम की रिक्वायरमेंट है वो वही है, सेम प्रीवियसली। तो अब अगर वेट टाइम निकालें तो रिखर कैलकुलेट कर सकते हो कि वेट टाइम क्या होगा P2, P3 और P1 के लिए। रिखर सुन रहे हो या? तो चलो मैं बता देता हूँ कि P2 के लिए जो वेट टाइम होगा वो तो 0 होगा, P3 के लिए 3 होगा वेट टाइम, क्योंकि P3 को 3 सेकेंड तक वेट करना पड़ा जब तक P2 का एग्जीक्यूशन फिनिश नहीं हो जाएगा। और P1 का वेट टाइम होगा, P1 का वो होगा 6, क्योंकि P1 को 6 यूनिट तक वेट करना पड़ा। तो P1 का ये P2 का 0, P3 का 3 और P1 के लिए 6 वेट टाइम। तो अगर हम देखें तो P1 के लिए 6, P2 के लिए 0, P3 के लिए, इसमें P1, P2, P3 के ऑर्डर में लिख दिया है मैंने, अदरवाइज P2 के लिए 0 है, P3 के लिए 3 है,
और P1 के लिए 6 है, और एवरेज वेट टाइम निकालेंगे तो तीनों को ऐड करके ये 3 आ जाएगा। इसी तरह अगर हम टर्न अराउंड टाइम निकालें तो P1 के लिए क्या होगा कि 30 सेकेंड में फिनिश हो रहा है तो 30 होगा, P2 के लिए होगा 3 और P3 के लिए होगा 6। P2 के लिए 6 लिखा है, उल्टा लिखा है। P2 के लिए 3 होगा, P3 के लिए 6 होगा। P1 के लिए तो सही है, P2 के लिए 3 और P2 के लिए 6 होगा, P3 के लिए 6। तो एवरेज टर्न अराउंड टाइम 13 यूनिट आ गया। जबकि प्रीवियस केस में जो एवरेज वेट टाइम आ रहा था, एवरेज वेट टाइम वो 17 यूनिट था और एवरेज टर्न अराउंड टाइम था वो 27 था, 17 और 27 था। जबकि यहाँ पर 3 और 13 है। तो दिस इज, अगर सेम एल्गोरिथम के लिए प्रोसेसेस का अराइवल ऑर्डर डिफरेंट है, सेम एल्गोरिथम के लिए प्रोसेसेस का अराइवल ऑर्डर डिफरेंट है, तो इस केस में क्या है कि टर्न अराउंड टाइम और वेट टाइम दोनों डिफर करेंगे और अराइवल ऑर्डर पर टर्न अराउंड टाइम और वेट टाइम दोनों डिपेंड करेंगे इवन इफ द एल्गोरिथम इज सेम। ओके, तो अब हम इसमें आगे चलते हैं। इसमें दूसरा एग्जांपल लेते हैं इस तरह कि 4 प्रोसेस हैं जिनका बर्स्ट टाइम 6, 8, 7, 3 यूनिट है। 4 प्रोसेसेस, उनका बर्स्ट टाइम 6, 8, 7, 3, P1, P2, P3, P4। तो उनका अगर हम गैंट चार्ट बनाएं तो इस तरह बनेगा। P1 6 यूनिट तक के लिए चलेगा, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ओके, ठीक। तो प्रोसेस P1 है वो 6 यूनिट तक के लिए चलेगा। प्रोसेस P2 है वो 8 यूनिट, तो 6 यूनिट के आगे 8 और बढ़ जाएगा तो 14 तक हो जाएगा। P3 7 यूनिट है तो ये 24 + 7 21 हो जाएगा, और P4 3 है तो P4 21 के आगे 24 तक हो जाएगा। इस तरह इसका गैंट चार्ट बनेगा। तो अब इसमें अगर हम वेट टाइम निकालें, इसमें अगर हम वेट टाइम निकालें तो P1 के लिए वेट टाइम 0 है क्योंकि ये स्टार्ट हो गया तुरंत। P2 के लिए वेट टाइम 6 आएगा क्योंकि इसको 6 सेकंड तक वेट करना पड़ा या 6 यूनिट तक वेट करना पड़ा। P3 को 14 यूनिट तक वेट करना पड़ा तो इसका वेट टाइम 14 है, और P4 को 21 यूनिट तक वेट करना पड़ा। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि वेट टाइम फॉर P1 0, 6, 14 और 21, 0, 6, 14, 21। ये वेट टाइम होगा चारों प्रोसेसेस के लिए, और एवरेज वेट टाइम निकालेंगे तो इतना आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें हम निकालेंगे टर्न अराउंड टाइम। तो टर्न अराउंड टाइम के लिए हम फिर इसको कॉपी कर लेते हैं।
तो P1 का जो टर्न अराउंड टाइम है वो क्या है, 6 यूनिट है। P2 के लिए टर्न अराउंड टाइम है वो 14 है, क्योंकि 0 सेकेंड पे हम मान के चल रहे हैं कि सब एक साथ 0 सेकेंड पर आए। तो P2 के लिए टर्न अराउंड 14 है जब प्रोसेस आया और जब इस फिनिश हुआ। P3 के लिए टर्न अराउंड टाइम होगा 21 और P4 के लिए होगा 24। ये हो गया हमारा टर्न अराउंड टाइम। तो अब क्या है कि सपोज करो कि जो प्रोसेस हैं उनका अराइवल टाइम डिफरेंट होता। अभी तो हम ये मान के चल रहे थे कि प्रोसेसेस सभी सेम टाइम पर आए हैं, ठीक है, सभी प्रोसेसेस सेम टाइम पर आए, हम ये मान के चल रहे थे। अब देखो अराइवल टाइम अलग अलग है। प्रोसेस P1 जिसको वर्स्ट टाइम 6 यूनिट है वो तो 0 सेकेंड पर आया। P2 आया 2 सेकेंड पर, P3 आया 3 सेकेंड बाद, और P4 आया 6 सेकेंड, ठीक है। तो P4 आया 6 सेकेंड। तो अब इसमें हम कैलकुलेट करेंगे वेटिंग टाइम। तो पहले तो इसका गैंट चार्ट बनाते हैं। अब देखो यहाँ पे कि P1 जो कि स्टार्टिंग में केवल P1 ही था मेमोरी में, तो ये 6 यूनिट तक चलेगा P1, और P2 है 2 सेकेंड बाद P2 आ जा रहा है, तो ये 8 यूनिट तक चलेगा। P3 आ रहा है 3 सेकेंड बाद, तो 7 यूनिट तक चलेगा वैसे ही सारे प्रोसेस, लेकिन वेट टाइम और ये टी दोनों में डिफर होगा जब हम कैलकुलेट करेंगे। क्योंकि पहले तो क्या है, हम एज्यूम कर रहे थे कि सारे प्रोसेस 0 सेकेंड पर आ रहे हैं, तो वो जो वेट टाइम निकाल रहे थे वो 0 से और उसके प्रोसेसिंग स्टार्ट होने तक का निकाल रहे थे। लेकिन अब जो वेट टाइम निकालेंगे वो उसके टाइम ऑफ अराइवल से और उसके प्रोसेसिंग स्टार्ट होने तक का टाइम कैलकुलेट करेंगे। इसी तरह टर्न अराउंड टाइम भी हमारा उसके फिनिश टाइम से, मतलब उसके आने के टाइम से फिनिश टाइम तक के टाइम को हम टर्न अराउंड टाइम बोलेंगे, ठीक है। तो इसका गैंट चार्ट बनाते हैं, इस तरह बनेगा कि P1 6 सेकंड के लिए वर्क करेगा, ये 8 के लिए, ये 21 के लिए, 24। अब वेट टाइम जो P1 के लिए होगा वो तो एक तरह से 0 है, P1 के लिए वेट टाइम, ठीक है। P1 के लिए वेट टाइम 0 है, 0 पे आया था, 0 पे ही इसकी प्रोसेसिंग स्टार्ट हो गई। P2 के लिए वेट टाइम क्या होगा, पहले वाले केसेस में जब सारे प्रोसेसेस को हम एज्यूम कर रहे थे कि वो एक साथ मेमोरी में आए थे, तो P2 का वेट टाइम हमने निकाला था क्या कि 6 यूनिट, मतलब 6 माइनस 0 करके निकाला था। लेकिन अब P2 का वेट टाइम होगा 6 माइनस 2, क्योंकि ये 0 सेकेंड पर नहीं आया है, ये आया है 2 सेकेंड पर। तो 6 माइनस 2 इक्वल्स टू 4 यूनिट होगा P2 का वेट टाइम। इसी तरह P3 का वेट टाइम पहले था 14 यूनिट, क्योंकि हम मान के चल रहे थे 0 सेकेंड पर आया है, 0 यूनिट पर आया है। तो अब 14, पहले क्या 14 माइनस 0 हमने कैलकुलेट किया था, अब 14 माइनस इट्स टाइम ऑफ अराइवल, तो 14 माइनस 3 P3 के लिए। इसी तरह P4 के लिए 21 माइनस 6 ये होगा। This will be the wait time for all processes. इसी तरह हम कैलकुलेट करेंगे टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम, तो टर्न अराउंड टाइम कैसे निकलेगा कि फिर हम
इस पर गेंट चार्ट पर जाएंगे कि टर्न अराउंड टाइम कैसे निकलता है इसका, फिनिश टाइम माइनस अराइवल टाइम। फिनिश एग्जीक्यूशन जिस टाइम पर हुआ और उसके अराइवल का टाइम क्या है, ये टर्न अराउंड टाइम होता है उस प्रोसेस के लिए। तो P1 का TAT होगा 6 माइनस 0, P2 का होगा 14 पर फिनिश हुआ है और 2 सेकेंड पर आया था तो 14 माइनस 2 होगा TAT। P3 का 21 पर फिनिश हुआ है, ओके 21 पर फिनिश हुआ है और 3 सेकेंड पर आया था तो P3 का TAT होगा 21 माइनस 3। इसी तरह P4 का 24 माइनस 6। ये तो ये हमारा टर्न अराउंड टाइम इंडिविजुअल निकल गया सभी प्रोसेस का, और एवरेज हम TAT निकालेंगे तो एवरेज TAT होगा हमारा चारों टर्न अराउंड टाइम को ऐड करके हम 4 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा जो है लेक्चर कंप्लीट हो गया। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग। अब इसमें एक केस और ये बन सकता था कि अब वो हम पढ़ेंगे जिसमें प्रीम्प्टिव एंड नॉन प्रीम्प्टिव एल्गोरिथम्स, मतलब कि जो हमारी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स हैं जितने भी टाइप की, उनमें से कुछ टाइप की एल्गोरिथम हमारी प्रीम्प्टिव हो सकती हैं या नॉन प्रीम्प्टिव वे में वर्क करेंगे। जो प्रीम्प्टिव नॉन प्रीम्प्टिव मैंने पहले समझाया था तुम लोगों को, ठीक है। प्रीम्प्टिव के केस में मैंने बताया था कि अगर प्रोसेस को एक बार CPU मिल गया तो अगर दूसरा कोई प्रोसेस आता है, मतलब कि प्रीम्प्टिव के केस में था कि अगर CPU एक प्रोसेस पे वर्क कर रहा है, कोई दूसरा प्रोसेस आया तो CPU उसको मिल सकता है प्रीम्प्टिव में। नॉन प्रीम्प्टिव में एक बार जिस प्रोसेस को CPU मिल गया तो वो उसी प्रोसेस के पास रहेगा जब तक कि प्रोसेस फिनिश नहीं हो जाए, ठीक है। तो बाय दिस वी हैव कंप्लीटेड द डिस्कशन फॉर FCFS। FCFS हमने कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट एल्गोरिथम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर कैन बी around 5 to 5:30 p.m. Okay, so I'm closing this meeting now.